नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बीजेपी को नया कार्यकारी अध्यक्ष मिल गया, नितिन नवीन। यही वो नाम है जिसे उस पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी गई है जो 11 साल से सत्ता में है। फिलहाल देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे या सहयोगी के तौर पर सरकार चला रही है और 15 राज्यों में अकेले दम पर सरकार में है। जिसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा प्राप्त है, उसी बीजेपी की कमान अब महज 45 साल के युवा नितिन नवीन के हाथों में है। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन आज दिल्ली पहुंचे। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका जोरदार भव्य स्वागत किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद उनकी आगवानी करने पहुंची। एयरपोर्ट से नितिन नवीन सीधे बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। जेपी नड्डा और अमित शाह ने नए कार्यकारी अध्यक्ष को कुर्सी तक पहुंचाने की परंपरा निभाई और उसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से नितिन नवीन ने मुलाकात भी की। यह पूरा नजारा लोकतांत्रिक नजर आया, जैसा बीजेपी दावा भी करती है कि उनकी पार्टी में लोकतंत्र है और कोई भी कार्यकर्ता अपनी मेहनत से शीर्ष तक पहुंच सकता है। नितिन नवीन इसका सबसे ताजा उदाहरण है, जिन्हें पार्टी के लिए संगठन के हर स्तर पर काम किया है। युवा मोर्चा, राज्य सरकार और राष्ट्रीय संगठन तक का सफर तय करने वाले नितिन नवीन आज पार्टी के शीर्ष पर पहुंचे। उन्हें शानदार ऑर्गेनाइजर और मजबूत रणनीतिकार माना जाता है। बांकीपुर सीट से लगातार 5 बार विधायक चुने गए, 3 बार नीतीश कैबिनेट में मंत्री रहे हैं और छत्तीसगढ़ दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज उसी का गिफ्ट उन्हें दिया गया है पार्टी की ओर से। इसी के साथ यह बहस छिड़ गई है कि क्या देश की किसी और पार्टी में शानदार काम का इनाम मिलता है, क्या किसी और पार्टी में कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है, या क्या बाकी जगह पर प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद किसी खास परिवार या नाम के लिए संरक्षित है। आज की बहस इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन पहले एक बयान सुनवाते हैं आपको। जब संसद के अंदर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में हो रही देरी पर तंज कसते हैं, उस पर अमित शाह ने संसद में क्या कुछ कहा था, पहले वो सुनिए। 2 अप्रैल 2025 का वाकया है ये। अमित शाह ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले सुनवाते हैं। पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू से डॉक्टर अनुप्रिया यादव, बीजेपी से नीरज कुमार और एलजेपी रामविलास से रंजन सिंह जी जुड़ रहे हैं। तो वहीं विपक्ष से आरजेडी से एजाज अहमद और कांग्रेस से शिशिर कौंडिल जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजय कुमार जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल एजाज जी आपसे। आज नितिन नवीन को देखा आपने, अध्यक्ष चुन लिए गए बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, बधाई नहीं देंगे? तो जी को आप आज पहली बार देखे होंगे, हम लोग तो बच्चा से देख रहे हैं। और नितिन नवीन कहीं ना कहीं विरासत की राजनीति के कारण आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए और जो परिवारवाद की राजनीति का व्याख्या किया करते थे और नए थ्योरी के साथ आया करते थे, आज मजबूरी बस उनको कहीं ना कहीं परिवारवादी राजनीति की ओर जाना पड़ गया, क्योंकि संघ परिवार से लड़ने के लिए इनको अपने परिवार के अंदर परिवारवादी राजनीति को खोजना था और ये परिवारवादी राजनीति स्पष्ट रूप से सामने आ गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर और संघ परिवार के अंदर अंतर्द्वंद की स्थिति है, एक दूसरे के साथ खींचातान की स्थिति है।
और एक दूसरे के ये साथ जो पारिवारिक कुश्ती का खेल चल रहा था। पारिवारिक राजनीति का उदाहरण कैसे हुआ? नितिन नवीन कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने बिहार में नितिन अच्छा नवीन- प्रदर्शन किया, 5 बार भाई, विधायक चुने आपको- गए, आपको- छत्तीसगढ़ में आपको- उनका प्रदर्शन अच्छा आपको रहा, कार- दिल्ली में सरकार बनाने में उनकी महत्वपूर्ण अरे भूमिका सुनिए रही। ना, सुनिए और ना, धैर्य- अगर धैर्य से सुन संगठन में लीजिए, वो हो काम गया। करते हुए अब लगातार व्याख्या ज्यादा परफॉर्म मत कर रहे कीजिए। थे तो उनको प्रमोट अरे कर दिया गया। उनके संबंध में आप ज्यादा मत बताइए, हम लोग बच्चा से नहीं जानते हैं। वो नवीन किशोर सिन्हा के पुत्र ना होते तो उनको टिकट भी नहीं मिलता, वो विधायक भी नहीं होते और वो राजनीति में आयाम भी नहीं पाते। वो नवीन किशोर सिन्हा जी के पुत्र थे और अफसोस की बात है कि उनकी असमय मृत्यु हुई थी 31 दिसंबर के दिन। और उनका जो 1 जनवरी पूरे देशवासी और दुनिया के लोग कहीं ना कहीं जश्न में डूबे हुए थे, तो नितिन नवीन जी आंखों में आंसू लिए वैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोस रहे थे जो कहीं ना कहीं इनकी पिता की राजनीति को, इनके पिता के राजनीति को आगे नहीं बढ़े, इसके लिए जिस तरह की साजिश की गई थी वो साजिश सबको पता है, इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको नहीं पता है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। हम आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि उनके पिता की विरासत को दबाने कुचलने की कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये परिवारवाद की राजनीति का उदाहरण है कि उनको बीजेपी ने अपना सर्वोच्च पद दे दिया। सुन लीजिए ना, ये हकीकत है और हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और ये भी हकीकत है कि परिवारवाद की राजनीति मुझे को सिर्फ इतना बताइएगा, जिस परिवार से लड़ने के लिए सामने लाने का राजनीतिक विरासत को अगर दबाने की कोशिश में बीजेपी थी तो उनके बेटे को फिर अरे राजनीतिक विरासत काम के आधार पर पिता बॉस क्यों मान लिया? सुन लीजिए ना बीजेपी, अरे सुन लीजिए ना, उनके पिता की राजनीति को दबाने का मामला था और उनकी राजनीतिक विरासत को जो आयाम मिला, नीतीश कुमार जी ने आज स्वयं पोल खोल दिया कि अगर मैं नहीं होता तो इसको टिकट भी नहीं मिलता। इस तरह की राजनीति, इस तरह की राजनीति की कवायद है, वो स्पष्ट रूप से सामने है, बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग चाहे जितना पीआर बना लीजिए, चाहे जितना आडंबर खड़ा कर लीजिए, अच्छा, दरअसल भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको लग रहा था, गुजरात लॉबी को लग रहा था कि कहीं ना कहीं संघ परिवार के दबाव में हम आ गए हैं। तो संघ परिवार से निकलने के लिए इन लोगों ने जो कवायद किया, उस कवायद को लोग उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के मामले में उलझे रहे, इन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया। ये इनकी राजनीति है और इनकी राजनीति किस तरह से है ये अब स्पष्ट रूप से आ गया। अब तो ठीक है, नीरज जी से जरा, आपने बहुत सारे आरोप लगा दिए, मैं नीरज जी से जरा जवाब ले लूं। नीरज जी एक एक करके जवाब दीजिएगा। और अब तो आप पर आरोप लग रहा है कि आप जो वंशवाद की राजनीति है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जी, मुझे थोड़ा टाइम देंगे, मैं इनकी एक एक बात का बिंदुवार उत्तर देता हूं। जी, जल्दी से। पहले तो हमारे माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। निश्चित रूप से वो एक बहुत शानदार संगठन करता है और बिहार के सहित देश के अन्य राज्यों में भी उन्होंने बेहतरीन काम करके दिखाया है, अपनी संगठन क्षमता का परिचय दिया है। और पार्टी में मंच हो, मोर्चा हो, हर जगह उन्होंने लगातार काम किया है। संगठन स्तर पर युवा मोर्चा में राष्ट्रीय महामंत्री रहे और उसमें उन्होंने ये कश्मीर से, कोलकाता से कश्मीर तक यात्रा निकाली थी जो बड़ी सफल यात्रा रही थी। और संघ और भाजपा की बात कर रहे थे, वे आरजेडी के प्रवक्ता नफरती भाषा का उपयोग कर रहे थे। संघ और भाजपा के रिश्ते को समझना साहब आपके वश की बात नहीं है। अगर समझना हो तो चलिए मेरे साथ 10-20 बार संघ की शाखाओं में, आपके भी संस्कार बदल जाएंगे, आपके भी संस्कार सुधर जाएंगे। ये एक बिल्कुल निश्चित रूप से संस्कार से मतलब नहीं है, कार्यकर्ता की मेहनत का संस्कार लेने की आवश्यकता नहीं है। सुन लीजिए ना, भारत के संविधान को नहीं माने, संवैधानिक व्यवस्था को नहीं माने। अरे सुन लीजिए एजाज जी, व्याकुल नहीं होना है। जनता ने आपको आईना दिखा दिया है, इसी नफरती भाषा के कारण से जनता ने आपको अपना जवाब दे दिया है। यह एक कार्यकर्ता की मेहनत और पार्टी के प्रति समर्पण का इनाम है जो मिला है। और भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को परिवार से मुकाबले के हर्ष से आज तक पहुंचा सकती है। यहाँ ये पहले से तय नहीं होता कि गांधी परिवार का ही कोई वारिस अध्यक्ष बनेगा, पीएम पोस्ट का दावेदार बनेगा। ये लालू का परिवार ये नहीं है कि तेजस्वी ही जो बनेंगे सब बनेंगे। यहाँ कोई अदना सा कार्यकर्ता भी, और ऐसे होने से हम जैसे कार्यकर्ताओं में लगातार उत्साह बढ़ता है, काम करने का जोश बढ़ता है। निश्चित रूप से पार्टी का ये बड़ा शानदार निर्णय है और मैं अपने माननीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को पूरे बिहार की ओर से और पूरे बिहार भाजपा की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ठीक है, मैं शिशिर जी की तरफ जा रहा हूं। शिशिर जी, निश्चित रूप से आपने सोचा था कि नितिन नवीन बीजेपी के किसी एक कार्यकर्ता को बीजेपी इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने वाली है? नितिन नवीन के बारे में
आपके मन में थॉट आया था कि इनको इतना बड़ा पद बीजेपी का बॉस बनाया जा सकता है? और आज की जो तस्वीर थी, खुद जेपी नड्डा और अमित शाह उनको कुर्सी तक लेकर गए। नहीं, देखिए, ये तो परंपरा है संतोष जी कि वो कुर्सी तक लेके गए नितिन नवीन जी को। और नितिन नवीन जी चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं राष्ट्रीय, तो इसके लिए उनको बधाई। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं, जैसे देखिए अभी आरजेडी के प्रवक्ता बता रहे थे, बिल्कुल सही बता रहे थे। थोड़ा सा वो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। हमने उस पर आज लिखा भी, आज आर्टिकल भी मैंने उस पर लिखा है। बेसिकली क्या है कि मोदी और अमित शाह जी को जो है वो एक स्टैंप चाहिए। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंख चाहिए। तो नितिन नवीन जी का नाम बिल्कुल गलत बात। मैं नहीं सुनूंगा ऐसी बात। ये मनमोहन सिंह नहीं है जो सोनिया गांधी के रबर स्टाम्प थे। भाजपा नहीं, गलत बात आप कर रहे हैं। भाजपा में ऐसा नहीं होता है। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप रबर स्टाम्प कहेंगे, कोई कार्यकर्ता इस अपमान को सहन नहीं करेगा। आप भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को रबर स्टाम्प कहेंगे? आप कांग्रेस पार्टी कल्चर समझते हैं? मनमोहन सिंह को आप लोगों ने रबर स्टाम्प बना के रखा। अपने शब्दों को वापस लीजिए, माफी मांगना चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये शब्द कहना एक अपमान है। ये कांग्रेस का कल्चर नहीं है, कांग्रेस का कल्चर नहीं है। गलत बयानी मत करिए, बिल्कुल नहीं। ये कार्यकर्ता की निष्ठा और समर्पण का इनाम है। ये नंबर 2 बिल्कुल नहीं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जो नितिन नवीन जी हैं उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना करके और मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने झन्नाटेदार तमाचा दर्ज किया है। ठीक है ना? अब चूंकि इसका कारण समझिए, 2-3 बातें मैं जरा अगर वक्त देंगे तो मैं इनके दोनों बातें आपकी मिल नहीं रही। अगर आरएसएस अरे आपकी पार्टी का ऑपरेशन तो बिहार की जनता ने कर दिया, फिर भी लज्जा शर्म नहीं आ रही आपको? बीच में नहीं। अरे पूरा ऑपरेशन पहले स्टूडियो की आवाज बढ़ाए थोड़ी सी। एक रिक्शा पर शिशिर जी, अगर वो रबर स्टैंप है और आरएसएस के दबाव में अमित शाह और नरेंद्र मोदी को मानना पड़ा है, तो फिर वो रबर स्टैंप कैसे हुआ? और रबर स्टैंप क्या होता है? एक मिनट, इस तरह से मत करिए। रबर स्टैंप क्या होता है मैं जरा दिखा देता हूं। जरा तस्वीर दिखाइएगा सुरजेवाला वाली, मत करिए। जरा सुरजेवाला वाली तस्वीर जरा दिखाइएगा बड़ी स्क्रीन पर, और ऑडियो भी सुनिएगा। ज्यादा दिन पुरानी नहीं है, कल की वीडियो दिखा रहा हूं मैं आपको। एक बार शिशिर जी देखिए, एक बार शिशिर जी सुनिएगा। गृह मंत्री अमित शाह जी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से कि वो आए और अपना आशीर्वाद हमें दें। राहुल जी ने ये कहा कि वो पहले बोलेंगे और आपसे अपनी बात रखेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी। शिशिर जी सुना आपने? इसे कहते हैं रबर स्टैंप। पहले सुरजेवाला जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आमंत्रित करते हैं मंच पर, और उसके बाद चूंकि राहुल गांधी जी कहते हैं कि पहले मैं बोलूंगा, खड़गे साहब उठते हैं, आधे उठे, सिर्फ उनको सोनिया गांधी जी हाथ पकड़कर बिठा देती है, राहुल गांधी जी बात कंप्लीट करते हैं। सुन लीजिए अध्यक्षीय भाषण सबसे अंतिम में होता है। तो ये सुरजेवाला जी को संचालन करना नहीं आता? ठीक है ना? इसको आप नहीं, सुरजेवाला जी आप देखिए, गलत तरीके से भाई, गलत तरीके से अगर चीजों को इंटरप्रिटेट करेंगे तो हम उसको नहीं ना मानेंगे। क्या सर? अध्यक्ष आप कहीं, मैं तो वीडियो दिखा रहा हूं। तो सुरजेवाला जी ने पहले क्यों बुलाया उनको? क्यों पहले बुलाया? मंच का भी एक सम्मान होता है, एक मंचीय परंपरा भी होती है। भाषण हमेशा ही अंतिम में होता है, और चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए उनका भाषण अंतिम में होगा। तो ये जानकारी सुरजेवाला साहब को नहीं थी, या मैं जो कह रहा था, या ये जो इंफॉर्मेशन थी वो इस तरह से नहीं कही जा सकती थी कि चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे। संतोष जी, एक मिनट, मैं पूछना चाहता हूं, तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान करने के लिए सुरजेवाला ने पहले उन्हें बुलाया था? ये इसका उत्तर लीजिए। ठीक है, आप मोल्ड कर दे रहे हैं। मैं बता रहा हूं कैसे वो स्टैंप है। मैं अनुप्रिया जी की तरफ जा रहा हूं। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी मैं अनुप्रिया जी की तरफ जा रहा हूं। अनुप्रिया जी, आज आपने एक दो तस्वीरें देखी। एक जो अभी मैंने तस्वीर दिखाई, मल्लिकार्जुन खड़गे जी उठते हैं, आधा उठे हुए रह जाते हैं और फिर उनको बिठा दिया जाता है। और दूसरी तस्वीर वो कि जब जेपी नड्डा साहब और अमित शाह जी
नितिन नवीन को वहां तक लेकर पहुंचते, उनको बिठाते और वो कार्यकर्ताओं से एक एक कर बैठते। ये देखो इस समय तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर, लोकतंत्र कहां नजर आ रहा है? जी मैंने उस सवाल को क्लियर कर दिया, मैं आपको बता रहा हूं ना, वो सवाल को मैंने क्लियर कर दिया। अनुप्रिया जी की आवाज नहीं जरा तरफ आइए, जो आपका विषय है, जो आपका सवाल संतोष जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम नितिन नवीन जी को मैं बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। और ये नए युवा राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष भाजपा ने जो बनाए हैं, इससे यह प्रतीत होता है कि आने वाले समय में युवाओं की राजनीतिक में भागीदारी सुनिश्चित होगी। और युवा, जो कि हमारा देश भी युवा है, बिहार जो युवाओं का प्रदेश है, जैसा कि चुनाव में आपने देखा भी कैसे युवाओं ने, महिलाओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और प्रदेश को फिर से एक सुरक्षित हाथों में दिया। उसी तरह से भाजपा के जो तमाम घटक के, क्योंकि ये भाजपा का निजी मामला है, लेकिन जिस तरह का फैसला लिया गया है, इससे युवाओं में उत्साह का वर्धन होता है और मैं बधाई देती हूं, क्योंकि वो मेरे माननीय विधायक भी हैं। दूसरी बात, अभी मैं आरजेडी के प्रवक्ता को सुन रही थी, उन्होंने पुरानी बातों को जरूर कहा, उनके पिताजी की बातों को कहा, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम यह हम नाइंसाफी ना करें कि नितिन नवीन जी जो अपने दम पे, क्योंकि पिताजी के जाने के बाद उन्होंने राजनीतिक में आए हैं, ना कि पिताजी के रहते, उनको जनता ने चुना और लगातार वो बिहार मंत्रिमंडल में भी और अपने क्षेत्र के लोगों के साथ में इस तरह से व्यवहार किए, इस तरह से व्यवहारपूर्ण रहे कि उनको बार बार बिहार की जनता ने, उनके प्रदेश, उनके विधानसभा की जनता ने उनको चुना है। तो किसी के कार्यकाल पे मिट्टी डाल करके उसको वंशवाद की आरोप लगा करके आपसे कह दीजिएगा कि वंशवाद है, तो ऐसा वंशवाद बिहार की जनता ने किसको नकारा है, यह एजाज जी को पता है। जबरदस्ती वैसे लोगों को ला देना कि जो कहीं से अपनी काबिलियत नहीं रखते, जिन्होंने संघर्ष नहीं किया है। नितिन नवीन जी लंबे समय तक भाजपा में युवा मोर्चा की कमान को संभाला, उन्होंने राष्ट्रीय कमेटी में कई राज्यों की बागडोर अपने हाथों में संभाला और अच्छा परिणाम दिया। ये तो खुशी की बात है और एक नई लकीर खींची है भाजपा ने। और सारे राजनीतिक दल को ये सीखने की जरूरत है कि जो कार्यकर्ता धरातल पे काम करता है, सौम्यता के साथ रहता है, सभी का सम्मान करता है, उन्हें राजनीतिक में आगे उन्हें मौका मिलना चाहिए। ना कि कोई अगर किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, विदेश में रह रहा हो, कहीं से बुला करके ला करके उसको दे दिया जाए, ऐसी राजनीतिक से अब परिवार के लोगों को दूर रखनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे मैं आपने कांग्रेस का जो दृश्य दिखाया है, ये कांग्रेस आज कोई नहीं कांग्रेस थोड़ी है। जी बीच में नहीं, मेरे पास मेहमान ज्यादा है, मैं आपके पास आऊंगा, अपने टर्न पर अपनी बात को रखिएगा, नोट कर लीजिए पॉइंट। कांग्रेस जो आज राजनीतिक मैप से जिस तरह से गायब होते जा रहा है, जिस तरह की राजनीतिक उनके पास सूझबूझ नहीं है, नेता है ना, नियत है, ना ही कार्यशैली है। आज तो कांग्रेस का कार्यकर्ता भी अपने आप को दुखी महसूस करता होगा उस पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि ऐसा नेतृत्व थोपा गया है कि जिसमें कार्यशैली बस एक चीज है कि अपने आप को कैसे राजनीतिक में सेंट्रिक बनाए रखना है, मीडिया का अटेंशन गेन करना है, लेकिन धरातल पे काम नहीं करना है। और कांग्रेस का कार्यकर्ता ये सोच रहा है कि आखिर किस जंजाल में फंसे हैं कि जहां पे ऐसा नेता की जिसकी भाषा को भी समझने में थोड़ा लोगों को कठिनाई होती है, मंच से बोलने का कुछ, उनकी भाव कुछ होती है, शब्द कुछ और होता है, कार्यकर्ता भी अपने आप को असहज महसूस करता है। क्योंकि आपने देखा होगा किस तरह से चुनाव में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में लोगों ने विरोध किया कांग्रेस के नेतृत्व को। तो लोग अभी भी कांग्रेस के पास में समय है, आक्षेप लगाने से अच्छा अपने ऊपर कार्य करें। और भी आपके यहाँ युवा नेता मैं रंजन जी की तरफ जा रहा हूँ, उनको मौका दीजिए। और मुझे लगता है कि यह मौका मिलने से मैं रंजन जी की तरफ जा रहा हूँ। रंजन जी, ज्यादातर पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष, मैं सभी नहीं कह रहा हूं, मैं ज्यादातर कह रहा हूं, ज्यादातर पार्टियों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अमूमन 70+ हैं। ऐसे में 45 साल के युवा के हाथ में कमान दी गई है। क्या ऐतिहासिक बदलाव देखना चाह रहे हैं आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में, बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में, देश के परिप्रेक्ष्य में? संतोष भाई नमस्कार, सारे पैनलिस्ट भाइयों को नमस्कार। देखिए संतोष भाई, ये हमारे गठबंधन में जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये हमारे लिए डबल बोनांजा और खुशी की बात है कि एक तरफ अगर युवा की बात हम लोग करते हैं तो दूसरी तरफ बिहार की मिट्टी से अगर ये गौरव राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर मिला है तो इनको मैं बधाई देता हूं।
और शुभकामना देता हूं। ये हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, आपको याद होगा संतोष भाई कि एमओआई समीकरण का बात जब इन्होंने लोकसभा चुनाव में इन्होंने किया तो हमारे नेता ने यही तो कहे कि हम लोग एमओआई समीकरण अपना एक नया बनाकर चले हैं, जहां एक तरफ जातीयता और सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, वहां पर हम लोग महिला और युवा का दिए। तो इससे प्रेरित होकर हमारे गठबंधन के सारे घटक दल इस पर सहमति लेकर और फैसला लेते रहे। और जहां तक कार्यकर्ता को सम्मान देने की बात है तो आप देखेंगे 19 विधायक हमारे जीत कर आए, जिसमें हमारे प्रखंड अध्यक्ष विधायक बने, हमारे जिला अध्यक्ष विधायक बने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष विधायक बने हैं और मुख्य सचेतक भी हमने अपने जिला अध्यक्ष को बनाया है, जो कि एक महिला भी है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं संतोष भाई, ये अभी मैं सुन रहा था एजाज भाई को, या कांग्रेस के मित्र हमारे हैं, इन्होंने स्टाम्प की बात किया, रबर स्टाम्प का। ये देश ने नहीं विश्व ने देखा है कि रबर स्टाम्प के रूप में प्रधानमंत्री जैसे गरिमामय पद को भी, वो तो 11 साल पुरानी बात हो गई, मैंने तो ताजा उदाहरण रबर स्टाम्प बना के रखा। और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इनके यहाँ रबर स्टाम्प के रूप में ही है। और दूसरी बात, ये परिवारवाद पर जब हमला करते हैं तो ये सोचते नहीं है कि नितिन नवीन जी को अगर 2006 में भाजपा में लाया गया तो उनको डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री के बतौर उनको प्रोजेक्ट नहीं कर दिया गया था, जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव जी को किया गया। हमारे दल में या हमारे गठबंधन में जब कोई परिवार का व्यक्ति अगर आता है तो उसको एक निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। अगर 2014 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी संसदीय जीवन में आए तो आप आज देखिए कि 2020 से लेकर 2025 तक डॉक्टर संजय जी की तरफ जा रहा हूं, चूंकि समय कम है, एक रिएक्शन उनसे भी ले लूं, 15 मिनट के साथ आज कहां लेकर आए हैं। मैं उनसे एक रिएक्शन ले लूं, फिर सबके पास आ रहा हूं। डॉक्टर संजय जी, जो नितिन नवीन जी की आज ताजपोशी हुई है बतौर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और क्या 19 साल का उनका जो कार्यकर्ता के तौर पर कामकाज था उसको वंशवाद की राजनीति कह देना उनके साथ इंसाफ होगा? नहीं, इसको हम लोग वंशवाद से नहीं जोड़ करके देखें, चूंकि अब उनके पिताजी इस दुनिया में है नहीं, इसलिए उसको जोड़ करके और आज इस शुभ ये में कुछ इस तरह की बात करना शायद किसी भी दल के लिए, वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, उचित नहीं होगा। देखिए, बीजेपी इस तरह का प्रयोग करते रही है, जो सरप्राइज लग रहा है कि नितिन नवीन जी जो बिहार में है, ठीक है, सरकार का उनका अनुभव है, संगठन का उनका अनुभव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि विश्व की हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी नितिन नवीन जी को देना निश्चित रूप से सरप्राइजिंग है, वो सबके लिए सरप्राइजिंग है। लेकिन बीजेपी ये प्रयोग करते रही है। भाई, राजस्थान में आपने देखा नहीं, पहली बार के विधायक उनको मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दे दी गई और बगल में वसुंधरा राजे बैठी हुई थी। कैसे देवेंद्र फडणवीस को कभी मुख्यमंत्री, फिर वही देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम की जिम्मेवारी दी गई, उनको स्वीकार करना पड़ा, फिर उनको बना दिया गया मनोहर लाल खट्टर। कैसे मनोहर लाल खट्टर को कहां से ला करके और कैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दे दी गई। मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान जो बार बार वहां परफॉर्म करते रहे, उनको केंद्र में बुला लिया गया और कैसे मोहन यादव को मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दे दी गई। और कैसे कई जो केंद्र के मंत्री विधायक थे, एमपी थे, उनको जिम्मेवारी दे दी गई कि जाइए विधानसभा का चुनाव लड़िए, और विधानसभा में कैसे आप मेजॉरिटी में आएंगे। तो बीजेपी इस तरह का प्रयोग करते रही है। एक अच्छी बात है कि नितिन नवीन 45 वर्ष के हैं, इनकी पार्टी भी 45 साल की है। 80 में जनता पार्टी से दोहरी सदस्यता के नाम पर जनसंघ अलग हुई थी और ये भारतीय जनता पार्टी बनी थी। तो भारतीय जनता पार्टी भी 45 साल का, 45 साल के इनके कार्यकारी अध्यक्ष, ये एक बड़ा अच्छा कोइंसिडेंस है, अच्छी बात है। दूसरी पार्टी बनी थी अप्रैल में, इनका जन्म हुआ है जून में, 2 महीने छोटे हो गए। हाँ, तो ठीक है, मई में हुआ था शायद, हाँ मई या जून में हुआ था, तो वो 1-2 महीना, लेकिन वही करीब 45 के ही करीब है। लेकिन इसको मैं जनरेशनल शिफ्ट मानता हूं, जनरेशनल चेंज मानता हूं। अगर 45 वर्ष के किसी नौजवान को पार्टी, अगर जो सबसे बड़ी पार्टी विश्व की विश्वास करती है कि हम इनको अध्यक्ष की जिम्मेवारी देंगे, तो मैं मानता हूं कि जो भी युवा हैं इस देश के, अब 15 से 19 साल के बीच का जो है वो करीब करीब 58-59 करोड़ युवा तो है, तो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको तो जरूर एक उत्साह मिलेगा कि हमारी बारी भी आएगी। होता है ना कि जब तक आपके पास एक अनुभवों की लंबी थाती नहीं होगी
तब तक कोई वैसे की पोस्ट पर, वैसे महत्वपूर्ण पद पर नहीं बिठाया जाएगा। शायद नितिन नवीन को यह बड़ी जिम्मेवारी देकर के उन कार्यकर्ताओं को एक मैसेज देने की कोशिश की है। उम्र के कम पड़ाव पर भी हैं, वो लंबा पड़ाव पर नहीं भी हैं, तब भी आपको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी जा सकती है। इसलिए मैं मानता हूं परफॉर्म करेंगे नहीं करेंगे, इनकी कार्यकारिणी में क्या युवा लोग होंगे, क्या इनके जो संगठन में जो महामंत्री से लेकर के बाकी पद बनाएंगे उसमें युवाओं की कितनी जगह देंगे, कितनी अहमियत देंगे, वो तो देखेंगे ना जब अध्यक्ष 45 थोड़ा सा समय कम है आज, इनके संजय जो जी पूरा जो सांगठनिक ढांचा होगा। एजाज जी 1 मिनट में अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। सभी मेहमानों के पास अब से 1 मिनट युवाओं होगा। का एजाज जी से शुरुआत कर रहा हूं, 1 मिनट देखना होगा जी। एजाज जी देखिए संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी अभी इस तरह की स्थिति में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल कृष्ण आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को किस तरह से आदर्श होम में 75 साल पूरे होते ही भेजने का काम किया था, और नरेंद्र मोदी का 2026 में आदर्श होम जाने का समय आ जाएगा, तो हो सकता है कि वहां भी युवा नेतृत्व सामने आ जाए और ये भारतीय जनता पार्टी को जो आरएसएस का दबाव है उसके कारण अंततः ये फैसला लेना पड़ेगा। और जो अभी चिराग पासवान जी के प्रवक्ता कह रहे थे, चिराग पासवान जी स्वयं परिवारवादी राजनीति ही नहीं बल्कि दर परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं, और वो परिवारवाद ठीक है, पहले बीजेपी पर आरोप लगाए। नीरज जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। स्पष्ट रूप से उनको बताना चाहिए। और जनता दल यू तो जनता के बीच में अब है ही नहीं है। बीच में नहीं, रंजन जी बीच में नहीं। नीरज जी जल्दी से जवाब दीजिएगा 1 मिनट में, उसके बाद शिशिर जी के पास आ रहा हूं और प्रिया जी उसके बाद। जो भूंजा पार्टी के माध्यम से पार्टी चला रहे हैं वो प्रवक्ता अभी तक हार के सदमे से उबर नहीं पाए हैं, वो हार के सदमे में है और अभी तक ये लोग 2025 और 2026 अरे सुन लीजिए साहब, अभी तक आप लोग 2025 और 26 के चुनाव में उलझे पड़े हैं। लेकिन मैं घोषणा करता हूं कि भाजपा आज से ही 2029 और 2034 के चुनाव को फतह करने की नीति बनाने लगी है। उस काम में भाजपा लग पड़ी है। युवा नेतृत्व मिला है और युवा नेतृत्व का इतिहास हमारा पुराना रहा है। हमारे अटल जी भी इसी उम्र में लगभग अध्यक्ष बने थे बीजेपी के। हमारे गडकरी जब अध्यक्ष बने थे 52 साल के थे। हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जब अध्यक्ष बने थे वो भी 50 साल के थे। तो भाजपा ने युवाओं को हमेशा ठीक है। शिशिर जी की तरफ जा रहा हूं। शिशिर जी 45 की बीजेपी, 45 के नितिन नवीन, ये 2029 का सीन। दरअसल जो है वो संतोष जी क्या है ना, हमारे बड़े वरीय लीडर हैं शशि थरूर जी, उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही थी कि नरेंद्र मोदी जी आरएसएस के लिए एक ऐसे बिच्छू की तरह है, सुन लीजिए, जो शिवलिंग पे बैठा है। अब हाथ से हटाएंगे तो डंक मार देगा और चप्पल से मार नहीं सकते। तो कुल मिलाकर के जेपी नड्डा जी भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के जोड़ी के रबर स्टैंप थे या हैं, और ये जो नितिन नवीन जी हैं, ना जेपी नड्डा जी लीडर हुए, ना नितिन नवीन जी लीडर हैं और ना लीडर होंगे। ये दोनों लोग रबर स्टैंप ही रहेंगे। आप लोग गफलत में रहिए। हम लोग 2029 का चुनाव जीतने की तैयारी कर चुके हैं, कोलकाता चुनाव जीतने की तैयारी कर चुके हैं। आप मुगालते में रहिए। अनुप्रिया जी की तरफ जा रहा हूं। अनुप्रिया जी की तैयारी कर रहे हैं। समय कम है थोड़ा सा। यह बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है। संतोष जी, अनुप्रिया जी की आवाज आप रखिएगा। हाँ संतोष जी, लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। हम अपने राजनीतिक दल होने के नाते हम किसी को भी नेतृत्व के लिए मौका दे दे, लेकिन जनता अगर आपको नहीं स्वीकार कर रही है तो इसका मतलब है कि आपके यहाँ लोकतंत्र आपके पार्टी में खतरे में है। आप अगर टिकट पैसे पर बेच रहे हैं, लोगों का चयन उसको पैसे पे दे रहे हैं, तो एजाज जी थोड़ा सा काम कर लीजिए संगठन के रूप में। नहीं तो आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कैसे होती है वो आरजेडी में हमने देख लिया है। युवा होने का अर्थ यह नहीं है कि आप किसी के बेटा है इसलिए आपको राजनीतिक का हर प्रिविलेज मिलेगा। अगर आपने शैक्षणिक अपनी पूरी नहीं की है, राजनीतिक आपका अनुभव कम है, तो संगठन का हर्ष यही होगा कि पिता की विरासत को भी आप नहीं चला पाए। ये बहुत ही चिंता का विषय है और चिंतन कीजिए कि आपका की तरफ जा रहा हूं। रंजन जी, पार्टी चल पा रहा है और न ही सरकार चलाने की स्थिति में ये बिहार की जनता ने तय कर दिया। माफी मांगिए मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया। बाकी सबकी आवाज डाउन। रंजन जी 1 मिनट में अपनी बात जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा। कहीं से उचित नहीं है। देखिए ये इनके भाषा को देखिए जरा, सुनिए संतोष भाई, ये कैसे बौखलाए हुए हैं।
मैं कहता हूं कि अगर कोई दल अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं तो उनकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, ये रबर स्टाम्प कहते हैं। आखिर इनको समझना चाहिए कि जो भी फैसले हमारे गठबंधन और घटक दल के लोग लेते हैं वो फैसले साबित क्यों होते जा रहे हैं। इनके सारे फैसले 95 चुनाव हारने के बाद भी, 55 साल के होने के बाद और 21 साल संसदीय जीवन में रहते हुए आदरणीय राहुल गांधी 21 दिन भी संसद में सीरियस नहीं रहे। ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन और फुल टाइम टूरिस्ट बन के रह गए हैं। तो बिहार की जनता तो इसको समझ गई है। आने वाले समय में बंगाल और यूपी के जनता भी इनको पूरी तरीके से सफाया करके और हिस्ट्री के किताब में इनको दबा दिया जाएगा। फिर डॉक्टर संजय जी, आने वाले समय में इनको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आज दूसरे पे कटाक्ष से करते रह जाए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है रंजन जी, दिक्कत इनको सोचना चाहिए। डॉक्टर संजय जी का समय शुरू हो गया है जी। नहीं, देखिए, पार्टी भारतीय जनता पार्टी 80 में जब स्थापित हुई थी उस समय से अब तक 14 अध्यक्ष इनके बन चुके हैं। तो वहां तो लोकतंत्र दिखता है कि रोटेशन है। ठीक है, नड्डा जी को एक्सटेंशन मिला, 23 में इनका कार्यकाल खत्म हो गया था, 26 तक ये माने कंटिन्यू करेंगे, जब पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन जी को जिम्मेवारी दी जाएगी। लेकिन इतनी बात तो है ना, इस सच्चाई को तो स्वीकार करना होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, एक लोकतंत्र तो है। ठीक है, आप आरोप लगाइए कि संघ के साथ और पार्टी के साथ बहुत अच्छा कॉर्डियल रिलेशन है, नहीं है, कौन खुश है कौन नाराज है, लेकिन रोटेशन वाइज अध्यक्ष तो कम से कम ये पार्टी बनाती है। मैं समझता हूं कि बाकी पार्टियों को भी ये परंपरा को शुरू करनी चाहिए। एक बार कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, बार बार उन्हीं पर मुहर लग रही है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने ये तो संकेत दूसरी पार्टियों के लिए दे ही दिया कि एक कार्यकर्ता, एक आम आदमी जिसके बारे में आप समझ रहे हैं उम्र के उस पड़ाव पर नहीं है, फिर भी अगर उनको बड़ी जिम्मेवारी दी गई और खास करके बिहार वासियों के लिए, तो एक गर्व की बात है कि इतनी बड़ी पार्टी जो कहती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें बिहार के एक नौजवान को ले जाकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी, कार्यकारी अध्यक्ष ही सही, जिम्मेवारी दी गई है। तो मैं मानता हूं कि एक सुखद संकेत है। आज शुभकामना का समय है। आरोप प्रत्यारोप हम लोग बाद में करते रहेंगे, वो अलग चीज है, लेकिन एक अच्छी परंपरा की शुरुआत हुई है कि नौजवानों का हौसला अफजाई होगा। आप तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन नितिन नवीन सिर्फ 45 साल के हैं और बीजेपी को उनसे बहुत सारी उम्मीद है और हम भी उम्मीद करते हैं कि वो बीजेपी और इस देश को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आगे